केडी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीडीईएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2026 के सामाजिक अध्ययन की तीसरी क्लास के बारे में। इसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा वर्धन वंश, और हाँ, खासकर हर्षवर्धन पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। इसके साथ ही हम सामंतवाद कालीन भारत को भी समझेंगे। तो देखिए, आज की हमारी चर्चा 3 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले तो हम वर्धन वंश का एक परिचय लेंगे, उसका इतिहास समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में सामंतवाद आखिर था क्या, ये व्यवस्था कैसे काम करती थी, और आखिर में हम राजपूत राजवंशों के उदय पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है वर्धन वंश का एक परिचय। अच्छा, तो ये जो वर्धन वंश है ना, इसे पुष्यभूति राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ये 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत में राज करते थे, और इस वंश का जो सबसे बड़ा नाम है, सबसे प्रतापी राजा, वो थे हर्षवर्धन। उन्हीं के समय में ये राजवंश, आप कह सकते हैं, अपने चरम पर था। चलिए अब इस राजवंश से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी शुरुआत तब हुई जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था, और इसके संस्थापक थे पुष्यभूति। दूसरी अहम बात, इनकी राजधानी पहले तो थानेश्वर थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर कन्नौज कर दिया गया। और हाँ, सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इस वंश के जो आखिरी महान शासक थे वो हर्षवर्धन ही थे। अब आते हैं हर्षवर्धन के सैन्य अभियानों पर, मतलब उनकी लड़ाइयों पर। उनकी जो पहली बड़ी जीत थी वो उन्होंने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन के खिलाफ हासिल की थी। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, हर्षचरित में लिखा है कि गद्दी पर बैठते ही उन्होंने ठान लिया था कि शशांक को सजा देनी है। हालांकि आपको बता दूं कि इतिहासकार इस युद्ध को लेकर एक मत नहीं है, इसमें थोड़ा मतभेद है। तो उत्तर भारत तो हर्ष ने जीत लिया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ अपना रुख किया, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी बदल गई। दक्षिण में उनका सामना हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय से, और जानते हैं क्या हुआ? इस युद्ध में हर्ष की हार हो गई। ये उनके सैन्य जीवन का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। हर्ष के शासनकाल में एक और बड़ी घटना हुई, वो थी मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग का भारत आना। और वो कोई 1-2 साल के लिए नहीं आए, बल्कि पूरे 15 साल तक भारत में रहे। उन्होंने यहाँ के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की। उनका जो मुख्य मकसद था वो था बौद्ध धर्म के ग्रंथों को इकट्ठा करना। तो ये तो थी वर्धन वंश की कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, जो है भारत में सामंतवाद। तो सवाल उठता है कि ये सामंतवाद आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक व्यवस्था थी, मतलब राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सिस्टम। ये मध्यकालीन यूरोप में तो बहुत कॉमन था, पर अब हम ये समझेंगे कि भारत में इसका क्या रूप था और ये कैसे काम करता था। अगर हम सामंतवाद की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वो कुछ इस तरह थीं। सबसे ऊपर होता था राजा, जो पूरी जमीन का मालिक माना जाता था। उसके नीचे होते थे सामंत, जो राजा के प्रति वफादार रहते थे। अब राजा इन सामंतों को अपने अपने इलाकों पर शासन करने का अधिकार देता था, और इसके बदले में सामंत राजा को टैक्स देते थे, गिफ्ट्स देते थे, और जब जरूरत पड़ती तो अपनी सेना भी भेजते थे। तो ये एक तरह का लेन देन या आपसी समझौता था। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इसमें हम हर्षवर्धन के बाद के समय को देखेंगे, जब भारत में राजपूत राजवंशों का उदय हो रहा था। देखिए, हर्षवर्धन के जाने के बाद ना, भारत का जो पॉलिटिकल मैप था वो एकदम बदल गया। अब कोई एक सेंट्रल पावर, कोई एक शक्तिशाली राजा नहीं बचा था। पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, और इन्हीं राज्यों के जो शासक थे उन्हें राजपूत कहा जाने लगा। इसी वजह से 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक के समय को राजपूत युग भी कहते हैं। अगर हम पुराने ग्रंथों को देखें तो राजतरंगीण में 36 राजपूत कुलों के बारे में बताया गया है। इनमें से जो कुछ सबसे प्रमुख राजवंश थे वो थे गुर्जर प्रतिहार, पालवंश, चाहमान वंश, परमार, गहड़वाल और चालुक्य, जिन्हें सोलंकी भी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। इसकी स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। उन्होंने पहले उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और बाद में कन्नौज को, और वहां से एक बहुत बड़े इलाके पर राज किया।
इसके बाद नंबर आता है पाल राजवंश का। इसकी नींव रखी गई 750 ईस्वी में राजा गोपाल के द्वारा। पाल वंश के राजाओं की एक खास बात ये थी कि उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत सपोर्ट किया। गोपाल के बाद उनके बेटे धर्मपाल गद्दी पर बैठे और उन्होंने ही मशहूर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो उस समय का एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर था। और इस वंश के जो आखिरी शासक थे उनका नाम था गोविंदपाल। चलिए अब दो और अहम राजवंशों पर नजर डालते हैं। पहला है चौहान वंश और इसका सबसे मशहूर नाम है पृथ्वीराज तृतीय का। उनके ही दरबारी कवि थे चंदबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। दूसरा है चंदेल वंश। ये बुंदेलखंड के इलाके में उभरा और इनकी राजधानी थी खजुराहो। इस वंश के आखिरी पावरफुल राजा थे परमल। और अब बात करते हैं दो और राजवंशों की। एक था परमार वंश, जिनका राज मालवा क्षेत्र में था। इसके सबसे प्रसिद्ध शासक हुए राजा भोज, और हाँ, इन्हें ही भोपाल शहर का संस्थापक भी माना जाता है। फिर आता है गहड़वाल वंश। इसकी स्थापना कन्नौज में हुई थी और इसके आखिरी शासक थे जयचंद, जिन्हें 1194 में मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, और वेस्ट पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पर ज़रूर जुड़े। धन्यवाद।